अब देखो बेटा, एनिमल किंगडम है, इनको कुल मिलाकर के 11 संघों में बांटा गया। जंतु जगत में जो जीव आते हैं उनको कुल 11 संघों में डिवाइड किया गया। कितने संघों में? 11। तो पहली बात तो ये बताइए कि जंतु जगत में कौन से जीवों को रखा गया है। देखो, मोनेरा की अपन बात करें तो मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। कौन से? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, जिनके कोशिका में केंद्रक नहीं हो और पूरा शरीर एक कोशिका का बना हुआ। फिर अपने देखा प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में अपने देखा एक कोशिकीय होनी चाहिए, जैसे एक कोशिकीय, लेकिन यूकैरियोटिक होने चाहिए। फिर अपने देखा फंजाई, उसमें यूकैरियोटिक जीव था, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन देख रहे हैं जंतु जगत, इसमें बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आएगा, यानी जिनकी बॉडी 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं की बनी हुई होगी और उसमें एक विकसित प्रकार का केंद्रक भी होगा, लेकिन एक क्लोरोफिल नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यदि हो जाता है तो फिर पादप जगत हो जाएगा, और यदि वह नहीं है तो जंतु जगत रहेगा। तो इसमें कौन से जीवों को रखा गया है? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। कौन से जीव रखे गए हैं? बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे। इसमें कुल 11 संघ है। जंतु जगत में कुल संघ पूछ ले आपको कितने हैं? 11 संघ। अब 11 के नाम याद रखो। जैसे जंतुओं का जो विकास हुआ है तो सबसे पहले कौन से जीव बने, फिर उससे थोड़े विकसित प्रकार के जीव बने, तो उनको उसी प्रकार से अलग अलग संघ में रखा गया। तो अपन क्रम से पढ़ लेते। तो सबसे पहले जंतु जगत का पहला संघ है वह है पोरीफेरा। कौन सा है? पोरीफेरा। दूसरा संघ कौन सा है? सिलेंट्रेटा। कौन सा है? सिलेंट्रेटा। तीसरा टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा। चौथा संघ का नाम प्लेटीहेल्मिन्थी। प्लेटीहेल्मिन्थी। नेक्स्ट है एस्केहेल्मिन्थी। कौन सा है? एस्केहेल्मिन्थी। नेक्स्ट है एनेलिडा। कौन सा संघ है? एनेलिडा। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा। कौन सा बेटा? ऑर्थोपोडा। उसके बाद है मोलस्का। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद है हेमिकोर्डेटा। और लास्ट है कोर्डेटा। ठीक है, अपन कोर्डेटा में आते हैं। अपन एक जंतु जगत के सबसे विकसित प्रकार के प्राणी हैं। सबसे विकसित प्रकार के प्राणी अपन हैं, और अपन किस में आते हैं? कोर्डेटा में। इसमें आएंगे कोर्डेटा। तो देखो बेटा, कुल संघ पूछे तो कितने हैं? 11 संघ। नाम याद रखना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थी, एस्केहेल्मिन्थी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। अब यदि ऐसा पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, इनमें सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो सबसे बड़ा है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में जितने भी जंतु जगत के जीव हैं उनके 90% जीव केवल और केवल ऑर्थोपोडा में। जो टोटल जंतु जगत में 11 संघ में जितने भी जीव आएंगे उनके 90% जीव कहां पर हैं? ऑर्थोपोडा में। तो सबसे बड़ा संघ पूछे तो ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा है मोलस्का। अब देखो, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? सबसे बड़ा पूछा जा सकता है, सबसे छोटा संघ पूछा जा सकता है, और सबसे छोटा संघ है टीनोफोरा। कौन सा है? टीनोफोरा है।
तो पहले तो इन 11 संघों के नाम एक बार आप बोलना मेरे साथ में। ओरिपेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। बिना देखे बोल सकते हो बे? ओरिपेरा, क्योंकि एक बार आप खुद उच्चारण कर लोगे तो नाम आसान लगेगा। ओरिपेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। एक सांस में भी आप बोल सकते हो। हाँ, आराम से 1-2 बार ट्राई करोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अब ये 11 संघ हैं। मैं ओरिपेरा से आपको किस प्रकार के जीव होते थे और कॉर्डेटा में आज अपन किस प्रकार के जीव हैं, कैसे कैसे अपन का विकास हुआ है, कौन से संघ के अंतर्गत क्या विकसित हुआ, इन सब की चर्चा करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर 11 संघ है टोटल जंतु जगत में। सबसे बड़ा पूछे तो ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ा संघ पूछे तो ऑर्थोपोडा रहेगा। ऑर्थोपोडा में कौन से जीव आते हैं? जैसे कीट आते हैं, कीट है, मधुमक्खी है, आपके तितली है, टिड्डा है, ये सब इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा में। और सबसे छोटा टिनोफोरा रहेगा। सबसे छोटा संघ है वो कौन सा रहेगा? टिनोफोरा रहेगा। कौन सा रहेगा? टिनोफोरा रहेगा। तो दोबारा ध्यान से देख लेना, जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में किसको रखा गया है? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है। लेकिन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों में ध्यान देना, क्लोरोफिल रहित जीव रखे गए। टोटल संघ पूछे एनिमल किंगडम के 11 है। नाम है ओरिपेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। इसके एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो मैं ट्रिक भी लिखा सकता हूँ, ठीक है। पुलिस ने ट्रेन में प्लेन में सीटी बजाई, जिससे उसमें ऐसा अनुवाद हुआ कि वह प्लेन औरतों के मोहल्ले के ऊपर से गुजर रहा था और औरतों ने पत्थर मार करके, ईंटें मार करके हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था। ऐसे एक ट्रिक है जिसके अंतर्गत क्रम से टोटल 11 संघों के नाम आ जाता है। लेकिन उसमें जरूर आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो, उसकी बजाय आप ऐसे क्रम से याद रखने की कोशिश करना, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा वैसे जरूरत नहीं है आपको बड़ा और छोटा का याद रखना ज़्यादा। ठीक है, बड़ा और छोटा का, बाकी हर संघ के बारे में पढ़ेंगे ना तो नाम आपको आसान लग जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लो बेटा, जंतु जगत में बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। टोटल संघ 11 है। ओरिपेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है, सबसे छोटा टिनोफोरा। ठीक है, यहाँ पे नोट करो एक बात। शरीर का जो संगठन है, शरीर का जो निर्माण हुआ है, उसके आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा गया। यानी मैं बात करता हूँ कि शरीर संगठन के आधार पर, शरीर संगठन के आधार पर वर्गीकरण, कर दूंगे। तो देखो बेटा, शरीर संगठन के आधार पर वर्गीकरण करूं तो कुछ तो ऐसे जीव हैं जो केवल कोशिका के बने हुए, केवल और केवल कोशिका के बने हुए। कुछ जीव ऐसे हैं जो ऊतकों के बने हुए, टिश्यू के बने हुए। ऊतक क्या होता है? टिश्यू क्या होता है? कोशिक। दो से अधिक समान कोशिकाएं जब एक जगह हो जाती है तो उसको कहते हैं ऊतक। और जब समान कार्य करने वाले, समान संरचना वाले टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। और जब सभी अंग एक समान कार्य करने वाले, जैसे आपके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूँ, तो आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत सभी एक जगह मिल जाते हैं तो वह बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। और जब वे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र सभी ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो एक बनता है शरीर। क्या बनता है? शरीर। तो उनके आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो एक तो है कोशिकीय स्तर, यानी शरीर केवल और केवल कोशिका का बना हुआ है। ऊतक और
अंगतंत्र वगैरह नहीं होता। एक होता है उत्तक स्तरीय, उत्तक स्तरीय, इनका शरीर का निर्माण है किससे होता है? उत्तकों से होता है। एक वह आते हैं जो जिनका निर्माण किससे होता है? अंग से, अंग स्तरीय। और एक आ जाता है अंगतंत्र स्तरीय, अंग तंत्र स्तरीय, ऑर्गन सिस्टम। अब देखो कोशिका का बना हुआ शरीर सिर्फ एक ही संघ है, इसमें कौन आएगा? पोरीफेरा आएगा। पोरीफेरा के जो जीव हैं उनका शरीर केवल और केवल कोशिका का बना हुआ है, यानी उत्तक, अंग स्तरीय, अंगतंत्र ये नहीं होता, यानी कोई भी अंग नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का अंग वगैरह नहीं होता है, केवल कोशिका ही होती है। और उत्तक स्तर में इसमें टीनोफोरा और आता है सिलेंड्रेटा। ये दो किसमें आते हैं? उत्तक स्तर में। पोरीफेरा तो कोशिका स्तर में, सिलेंड्रेटा टीनोफोरा उत्तक स्तर में, और प्लेटी हेलमिन्थीज इसमें आता है। प्लेटी हेलमिन्थीज, इनका शरीर किसका बना हुआ है? अंगों का बना हुआ है, अंग तंत्र नहीं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, ऐसे पूरे तंत्र नहीं। ये होते एस के हेलमिन्थीज से शुरू होता है। एस के हेलमिन्थीज से लेकर के कहां तक है? कोर्डेटा। एस के हेलमिन्थीज टू कोर्डेटा तक क्या होगा? अंग स्तर का शरीर होगा। अपन कोर्डेटा में हमारा शरीर कैसा है? अंग तंत्र स्तरीय, अंग तंत्र स्तरीय। हमारे में पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र, इस प्रकार के तंत्र। तो केवल कोशिका का बना हुआ शरीर किसका? पोरीफेरा का। उत्तकों का बना हुआ शरीर टीनोफोरा और सिलेंड्रेटा का। अब बात करते अंगों का बना हुआ शरीर केवल है हेलमिन्थीज का। और अंग तंत्र का बना हुआ शरीर एस के हेलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा, यानी एस के हेलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकेनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। तो एस के हेलमिन्थीज से लेकर कोर्डेटा तक के जो जीव आएंगे उनका शरीर किसका बना हुआ है? अंग तंत्र का बना हुआ। ये देखो आप, ये शरीर संगठन के आधार पर वर्गीकरण किया, ये शरीर संगठन के आधार पर। उसके बाद अपने शरीर की सममिति के आधार पर देखेंगे, सेगमेंटेशन के आधार पर, ठीक है। इनके अलावा पाचन तंत्र के आधार पर देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर, ठीक है। इनके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। ये नोट कर सकते हो आप। शरीर संगठन के आधार पर बांटे, सममिति के आधार पर। किसके आधार पर है? सममिति के आधार, सममिति के आधार पर। तो सममिति के आधार पर कितने भागों में बांटा जाएगा? 3 भागों में। इसके आधार पर 3 भागों में, सममिति के आधार। देखो बेटा, सममिति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाएगा। एक होता है असममिति, असममिति। एक होता है अरीय सममिति, अरीय सममिति। और एक होता है बेटा द्विपार्श्वीय सममिति। अब देखो बेटा, असममिति का मतलब है कि कहीं से भी शरीर को काट लेना, कभी भी शरीर 2 समान भागों में नहीं बनते। असममिति का मतलब है कहीं से भी किसी भी अक्ष से काट लेना शरीर को, जब 2 समान भागों में नहीं बनते तो वह जीव किसमें आएंगे? असममिति। अरीय सममिति में कहीं से भी काट लेना हर बार 2 समान भागों में बनते। शरीर को कहीं से भी काट लो, जैसे मान लो किसी का शरीर ऐसा है, मैं यहाँ से काटूं तो भी 2 समान भागों में, यहाँ से काटूं तो भी 2 समान भागों में, यहाँ से काटूं तो भी 2 समान भागों में बन जाएगा। वे क्या कहलाएंगे? अरीय सममिति। और जब एक ही मात्र एक ही ऐसी अक्ष है जहाँ से काटने पर 2 समान भागों में बन जाए, वे होते हैं द्विपार्श्वीय सममिति। तो अब आप बताइए, आप बताइए कि जब हमारा अपन है कोर्डेटा में आते हैं तो अपन असममिति वाले जीव हैं या अरीय सममिति वाले जीव हैं या द्विपार्श्वीय सममिति वाले जीव हैं? द्विपार्श्वीय सममिति, क्योंकि हमारी एक ही अक्ष यहाँ से काटने पर 2 समान भागों में बांटा जा सकता है। एक पैर इधर आ जाएगा, एक पैर इधर आ जाएगा, एक हाथ आ जाएगा, एक आंख इधर आ जाएगी, एक कान इधर आ जाएगा, एक नाक इधर आ जाएगा।
यानी एक ही अक्ष यदि यहाँ से या और कहीं से काटा जाए तो क्या दो समान भागों में बढ़ सकता है कभी भी? नहीं बढ़ सकता। लेकिन जब किसी का शरीर कहीं से भी काट लेना, हर बार दो समान भागों में बंटे, वो होता है अरीय सममिति। तो अब यहाँ पे ध्यान दे लेना, असममिति में कहीं से भी काट लेना कभी भी दो समान भागों में नहीं बंटेगा। ऐसा एक ही है, कौन है? पोरीपेरा। कौन है बेटा? पोरीपेरा के। क्योंकि पोरीपेरा के जीव होते हैं प्याले नुमा, प्याले नुमा होते, कहीं से भी काट लेना कभी भी दो समान भागों में नहीं बन सकता। अब बात करते हैं अपन अरीय सममिति की, जिनको कहीं से भी काटने पर हर बार दो समान भागों में बंटेगा। ऐसे दो संघ है, एक तो सिलेंट्रेटा, और एक है टीनो पोरा। बेटा कैसा मेकअप करा यहाँ पे? ठीक है, अब द्विपार्श्व सममित है ना, इसके अंतर्गत अब टीनोपोरा के बाद क्या आता है? प्लेटी एलमंथी। तो प्लेटी एलमंथी से लेकर कोर्डेटा तक कहाँ आएगा? प्लेटी एलमंथी से लेकर कोर्डेटा आया समझ में? तो असममिति का मतलब है कभी भी दो समान भागों में नहीं बंटा। अरीय सममिति हर बार दो समान भागों में। द्विपार्श्व सममिति में केवल एक ही जगह से दो समान भागों में बंटे। तो एक ही जगह से दो समान भागों में बंटे प्लेटी एलमंथी से लेकर कोर्डेटा तक के। हर बार दो समान भागों में बंटे सिलेंट्रेटा और टीनोपेरा, और कभी भी दो समान भागों में नहीं बंटे पोरीपेरा। आया समझ में? करो नोट। कितने भागों में बांटा गया है जंतु जगत को? 3 भागों में। कौन से 3 भाग हैं? असममिति, अरीय सममिति, द्विपार्श्व सममिति। अरीय असममिति में कौन आएगा? पोरीपेरा आएगा, और अरीय में द्विपार्श्व में प्लेटी एलमंथी से लेकर कोर्डेटा तक आएगा। अब आया अगला रिप्रोडक्टिव लेवल के आधार पर, जनन स्तर के आधार पर। किसके आधार पर है? जनन स्तर। जनन स्तर के आधार पर, जनन स्तर के आधार पर। अब देखो बेटा, जनन स्तर के आधार पर अपन बात करें तो दो भाग बनेंगे। कितने भाग बनेंगे? 2 भाग। एक होता है डिप्लोब्लास्ट, एक है ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्ट। अब देखो बेटा, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? देखो वैसे बता देता हूं मैं आपको, जनन स्तर टोटल 3 होते हैं। जनन स्तर टोटल कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी कि जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों ही एग्नित होते हैं, अंडाणु भी एग्नित होता है, शुक्राणु भी एग्नित होता है। फिर जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी नली में। निषेचन होने से दोनों एग्नित हैप्लॉइड सेल मिलते हैं, एक डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होने के बाद विदलन क्रिया होती है, जिससे आपके 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 सेल स्टेज एक संरचना बनती है, जो एक ठोस गेंद जैसी सी संरचना होती है, उसको अपन बोलते हैं मोरुला। क्या कहते हैं? मोरुला। मोरुला के बाद एक ठोस रूप गेंद का सा रूप धारण कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। फिर ब्लास्टुला के बाद बीज का कुछ स्थान रिक्त हो जाता है, और इस स्थान को, इसको क्या कहा जाता है? संरचना को गेस्टुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेस्टुला। जब गेस्टुला का अवस्था बनती है तो अंदर से ये जगह रिक्त जगह करता है। तो ये मैट्रिक्स जब जैसे से अंदर बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ पे एक परत बन जाती है। क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है, और इस परत को क्या कहा जाता है? एंडोडर्म। क्या कहा जाता है? एंडोडर्म। और जैसे से बाहर जाती है, बाहर वाली परत अंदर की ओर आती है, तो ये भी अंदर आती है, तो ये भी एक स्तर बना लेती है, लेयर बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और फिर जैसे एक्टोडर्म बनेगी तो बीच में भी ये जो जितना भी पदार्थ होता है, ये भी एक स्तर बना लेता है, और इनको बोला जाता है मीजोडर्म। और हमारे में सबसे पहले निषेचन होने के बाद मीजोडर्म से सबसे पहले हमारा हृदय बनता है। ये 3 स्तर ही है जो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन बनाने का काम करेंगे।
सभी हमारी पूरी बॉडी बनाने की जिम्मेदारी इन 3 स्तरों की है। जो भी इस तरह कोई बाहर का स्तर है वह एक्टोडर्म बनाएगा, या कोई हमारे शरीर के अंदर नली है तो उस नली का बाहर का भाग, अंदर का भाग, ये एक्टोडर्म। बाकी जो बीच के पार्ट होते हैं वह मेसोडर्म बनाता है, और सबसे जो अंदर के जो पार्ट होते हैं वह एंडोडर्म बनाता है। इन 3 स्तरों से बनता है। जब किसी जीव के अंतर्गत निर्माण केवल 2 ही स्तरों से होता है, केवल 2 ही स्तरों से होता है, तो वे जीव कौन से होते हैं? डिप्लोब्लास्ट। और जिनके शरीर का निर्माण तीनों जनन स्तर से होता है वे कौन से होते हैं? डिप्लोब्लास्ट। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्ट। अब यहाँ से देखो क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो पहली बात तो बताओ, कोडेटा डिप्लोब्लास्टिक में आएगा या डिप्लोब्लास्टिक में? डिप्लोब्लास्टिक आएगा। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि इनका क्रम पूछा जाता है। जनन स्तरों का सही क्रम है, 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा स्तर बनता है? एंडोडर्म बनता है, और उसके बाद एक्टोडर्म, और उसके बाद मेसोडर्म। कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन क्या देगा भाई? एक्टोडर्म, मेसोडर्म में एंडोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म में, मेसोडर्म में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में, मेसोडर्म में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म में, एक्टोडर्म में, मेसोडर्म। ठीक है, तो इस प्रकार इनका ध्यान देना। कई बार ये ऐसा प्रश्न आता है, आया हुआ है ऐसा प्रश्न। तो जनन स्तर का सही क्रम भी याद रखना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके जनन स्तर का सही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा स्तर है? एंडोडर्म, एंडोडर्म, और उसके बाद है एक्टोडर्म, और उसके बाद है मेसोडर्म। ठीक है, अब डिप्लोब्लास्टिक में केवल 2 ही जनन स्तर होते हैं, तो कौन कौन से 2 होगा? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म भी होता है। ठीक है, तो यानी मेसोडर्म इसमें नहीं होता। मेसोडर्म किसमें होता है? डिप्लोब्लास्टिक में। यानी इसमें कौन कौन से होते हैं? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है? एंडोडर्म भी है, एक्टोडर्म भी है, और मेसोडर्म। ठीक है, अब ध्यान देना डिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन से संघ आते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक के अंतर्गत कोरीफेरा आता है, कोरीफेरा आता है, सिलेंटेटा आता है, और टीनोफोरा। टीनोफोरा, ये 3 को किसमें आते हैं? डिप्लोब्लास्ट। अब इसके बाद जो बच गए यानी प्लेटी हेलमिंथी से लेकर प्लेटी हेलमिंथी टू कोर्डेटा, वे सभी के सभी जीव कैसे हैं? डिप्लोब्लास्ट। अपन है डिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है? डिप्लोब्लास्टिक। ऐसे है डिप्लोब्लास्ट। तो डिप्लोब्लास्टिक में 3 जनन लेयर होगी और डिप्लोब्लास्टिक में 2 ही होगी। डिप्लोब्लास्टिक में कोरीफेरा होता है, और इसमें प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कोर्डेटा तक आएगा। और जनन स्तर का सही क्रम पूछे तो पहले एंडोडर्म में, फिर एक्टोडर्म में, फिर मेसोडर्म। है समझ में? करो नोट। कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन से 2 भाग हैं? डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जनन स्तर होगा, डिप्लोब्लास्टिक में 3 जनन स्तर, और डिप्लोब्लास्टिक में कोरीफेरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा, और इसमें प्लेटी हेलमिंथी से लेकर कोर्डेटा। और जनन स्तर का सही क्रम भी याद कर लो। अब देखो बेटा, ब्लास्टोपोर के आधार पर, ब्लास्टोपोर के आधार पर किसके आधार पर है? ब्लास्टोपोर के आधार पर। अब देखो बेटा, ब्लास्टोपोर क्या होता है? तो जैसे ही भ्रूण परिवर्तन होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट के बाद मोरुला, ब्लास्टुला, फिर गेस्टुला, और गेस्टुला का निर्माण होने के बाद एक गुहा का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं आर्किनटोम गुहा। यानी जैसे गेस्टुला स्टेज के बाद में इस प्रकार की गुहा का निर्माण होता है, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? आर्किनटोम गुहा। आर्किनटोम में गुहा। और जैसे ये आर्किनटोम गुहा यानी रिक्त जगह को कहा जाता है साइंस में,
ठीक है, तो जैसे आर्किनटोम गुहा बनती है तो यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। क्या बन जाता है कि छिद्र बन जाता है। क्या बन जाता है? छिद्र। और इस छिद्र को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोपोर। क्या कहा जाता है? ब्लास्टोपोर। ठीक है बेटा, इस ब्लास्टोपोर को दो भागों में बांटा गया। देखो पहले बता देता हूं मैं ब्लास्टोपोर का काम क्या है, ये क्या कार्य करता है बेटा। ये मुख और गुदा का निर्माण करेगा। मुख व गुदा का निर्माण, मुख और गुदा का निर्माण करता है। और ये दो भागों में बंटा होता है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ठीक है, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। अब प्रोटोस्टोम में तो क्या होता है, पहले मुख बनता है, बाद में गुदा बनता है, बाद में एनस बनता है। ठीक है, पहले मुख है और बाद में क्या बनेगा? गुदा बनेगा, बाद में एनस बनेगा। और ड्यूटेरोस्टोम जो जीव होते हैं उनमें पहले गुदा एनस बनता है और बाद में मुख बनता है। तो बताओ अपन में पहले एनस बनता है या पहले मुख बनता है? मुख। अपन में पहले गुदा बनता है, बाद में मुख बनता है। ठीक है, पहले भोजन खाने की बात बाद में होगी, पहले रास्ता निकालने का बनाएगा। ठीक है, तो पहले गुदा और उसके बाद में मुख होगा। पहले मुख हो जाए, खाना खा लिया फिर निकालने का रास्ता नहीं है। हाँ, ठीक है, तो मुख से पहले मुख और बाद में गुदा। ऐसे कौन कौन से जीव हैं? एस के हेलमंथी से लेकर मोलस्का तक। एस के हेलमंथी से लेकर मोलस्का तक। ये तो किस में आएंगे? प्रोटोस्टोम में। और मोलस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेटा तक है वो ड्यूटेरोस्टोम। जबकि इससे आगे एस के हेलमंथी से तो पहले के हैं उनमें ना मुख है और ना कोई एनएस, इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो मुख और गुदा की अपन बात करें, मुख और गुदा की अपन बात करें तो कहां से विकसित हो रहे हैं? एस के हेलमंथी। कहां से? एस के हेलमंथी। तो एस के हेलमंथी, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, इन चार में तो पहले मुख और बाद में गुदा बनता है। और एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इन तीन में पहले गुदा बाद में मुख बनता है। तो पूछा जा सकता है कि अपन का उदाहरण ले लें कि मनुष्य में या कोई गाय भैंस में या कोडेटा संघ के सदस्य में ड्यूटेरोस्टोम होते हैं या प्रोटोस्टोम के, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। या ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से जीव में पहले मुख है बाद में गुदा बनता है। ठीक है, और भी 4 एग्जाम्पल ले देगा मुझे आपको एग्जाम में, तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब देखो पहले बता देता हूँ ये आर्किनटोम गुहा कब बनती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भ्रूण परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, भ्रूण परिवर्धन के दौरान गेस्टुला स्टेज के बाद आर्किनटोम गुहा बनती है। आर्किनटोम गुहा बनती है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, आर्किनटोम गुहा कौन सी स्टेज के बाद बनती है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो ये गेस्टुला के बाद, यानी स्टेज की याद रखना, मोरुला आती है, ब्लास्टुला और गेस्टुला। मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय इस प्रकार की स्टेज अवस्थाएं आती हैं। तो ये गेस्टुला के बाद में बनती है। गेस्टुला के बाद में एक गुहा बनती है, जिस गुहा का नाम क्या है? आर्किनटोम गुहा। और ये गुहा बनने से यहाँ पर एक छिद्र उत्पन्न हो जाता है। उस छिद्र को क्या कहा जाता है? ब्लास्टोपोर। और ये ब्लास्टोपोर का काम होता है मुख और गुदा का निर्माण करना। लेकिन ये भी 2 टाइप का होता है। एक तो पहले मुख और बाद में गुदा बनाता है, एक पहले गुदा बाद में मुख बनाता है। पहले मुख बाद में गुदा बनाने वाला प्रोटोस्टोम है, और पहले गुदा बाद में मुख बनाने वाला ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटोस्टोम में एस के हेलमंथी से लेकर मोलस्का तक के जीव आएंगे, और इसमें इकाइनोडर्मेटा से लेकर कोर्डेटा तक के जीव आएंगे। कोई दिक्कत? नोट कर सकते हो। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम।
अपन किसमें? यूटेरस में। शाबाश। अब देख लेते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर, तंत्र के आधार पर, पाचन तंत्र के आधार पर 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों। एक तो पाचन तंत्र अनुपस्थित, पाचन तंत्र अनुपस्थित, अब्सेंट, अनुपस्थित। एक अपन देखेंगे पाचन तंत्र उपस्थित, प्रेजेंट, पाचन तंत्र प्रेजेंट, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, और एक देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, पाचन तंत्र उपस्थित, उपस्थित। यानी एक तो होता है जिसमें मुख के, आपके मुखवा, ग्रसनी, ग्रासना, लामाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनएसए वगैरह सब प्रेजेंट, ठीक है, पूरा वह होता है पूर्ण पाचन तंत्र। एक में 1-2 अंग ही हो, वह होता है अपूर्ण। एक ऐसे जीव जिनमें कुछ भी नहीं होता पाचन करने के लिए, तो जिनमें पाचन तंत्र होता ही नहीं है, ऐसा तो है पोरीफेरा, फेरा। ठीक है। अब पाचन तंत्र है अपूर्ण, तो इसके अंतर्गत सिलेंटेटा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, फेरा, टिनोफोरा और प्लेटियलमन, ये 3 कैसे हैं? इनकम्प्लीट वाले। और बाकी आपके एस के हेलमंथी से लेकर 2, एस के हेलमंथी टू कॉर्डेटा तक है, जैसे होते हैं विकसित पाचन तंत्र, कंप्लीट डाइजेस्टिव। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर 3 भागों में बांटा अपने। एक तो ऐसे जिनमें है ही नहीं, तो पोरीफेरा है। एक जिनमें अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, वह सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटियलमंथी रहेगा। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो, ऐसे एस्केलमंथी और एस्केलमंथी टू कोडेटा, वहां से लेकर कोडेटा, यानी एस्केलमंथी, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इंटरप्रेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, इन सब में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आया समझ में? करो नोट। तंत्र के आधार पर हो गया ना, अनुपस्थित किसमें? पोरीफेरा, इनकम्प्लीट, सिलेंडरफेरा, टिनोफेरा, प्लेटियलमंथी, और कंप्लीट एस के लिट्टू कॉर्डेटा। एक और बता देता हूँ आपको मैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर 2 प्रकार का बनेगा, एक ओपन है, एक क्लोज, एक बंद है, एक खुला। देखो बेटा, रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर, रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के आधार पर 2 भाग बनते हैं। एक तो कौन से? बंद रक्त परिसंचरण, ओपन क्लोज, और एक है खुला। दोनों में क्या अंतर है बेटा? बंद और खुला में क्या है? जैसे मान लो बेटा, यहाँ पर पानी की सप्लाई करनी है, ठीक है, और पानी का नल वहां तक आया हुआ है, ठीक है, उस कोने में आया हुआ है, और यहाँ तक पानी की सप्लाई करनी है। तो एक तो आप वहां से नल को ओपन कर दो, पानी अपने आप गिरता हुआ खुले मार्ग में बहता हुआ यहाँ तक आ जाए, टाइम इधर लग, ठीक है। एक वहां से आप पाइप लगा दो, तो उस नली के अंदर अंदर आ जाएगी, एक बंद मार्ग में यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। तो वह बंद मार्ग में आता है, एक आ रहा है खुला। तो इसमें जिसमें ब्लड सर्कुलेशन दूसरी जगह जा रहा है और वह किसी बंद नलिकाओं में जा रहा है, तो वह बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है। और कोई नलिकाएं धमनी शिराएं नहीं होती, खुला का खुला ही बहता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह आपके शरीर में फैलता रहे, ऐसा सबसे पहले विकास हुआ एनिलिडा में। तो एनिलिडा से पीछे वाले तो जितने भी उनको तो भूल ही जाओ, यानी पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमंथी, एस्केलमंथी, ये 5 तो हटा दो। अब कितने बचे? 6। अब 6 में आप देख लेना, 2 में तो क्या है? बंद है, और 4 में कैसा है? खुला।
अब एक तो एनेलिडा में और एक कोर्डेटा में, पहले वाले में और लास्ट वाले में तो क्या है बंद, और बीच वाले में चार में क्या है खुला। तो यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र किस किस में है, एनेलिडा में और है वह कोर्डेटा। अपन में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका मतलब अपन में धमनी और शिराएं हैं, ठीक है। और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। अब एनेलिडा से पहले तो है ही नहीं ना, तो एनेलिडा के बाद क्या आता है ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा टू इकाइनोडर्मिला, सॉरी हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा, ठीक है। यानी ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा और एक हेमिकोर्डेटा, ये होते हैं आपके इसमें खुला रक्त, खुला। ठीक है। तो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है और खुला रक्त परिसंचरण, ठीक है। खुला और बंद दोनों में याद रखिएगा। बस अब एक चीज यहाँ पर बहुत अच्छी चीज बता देता हूँ मैं आपको, यदि आपको कभी पूछ ले कि सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास किसमें हुआ, तो सबसे पहले एनेलिडा में हुआ। सबसे पहले किसमें हुआ था, एनेलिडा में हुआ था। यानी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का विकास कहाँ पे हुआ, एनेलिडा। और सबसे पहले हृदय भी एनेलिडा संघ में बना। एनेलिडा से पहले वालों में हृदय नहीं, तो हृदय नहीं है तभी तो हृदय यूज किसमें आता है, रक्त को इधर उधर पहुंचाने में काम आता है। रक्त को शुद्ध करने के लिए आपको फेफड़ों में पहुंचाना, फेफड़ों से वापस इसमें से जाना। तो जब बाकी एनेलिडा से ऊपर वाले में ब्लड की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ पे सर्कुलेशन सिस्टम ही नहीं है, तो फिर हृदय कैसे होगा। तो हृदय सबसे पहले कहाँ पर बनेगा, एनेलिडा में। तो एनेलिडा में एक जीव है जिसका नाम है केंचुआ। केंचुआ एनेलिडा में आता है, किसान का मित्र कहते हो, ठीक है। केंचुआ का जो जूलॉजिकल नेम है फेरेटिमा पोस्टुमा होता है। केंचुआ के अंतर्गत ही 8 हृदय बने। एनेलिडा में सबसे पहले हृदय बना और कितने हृदय बन गए, 8 हृदय बने। और फिर धीरे धीरे आपको कम हुआ, और अपन में कितने हृदय, 2 बने थे हैं, 2 बने, 8 हुआ। शादी है बाप 2 हो जाओ, दोनों मिलकर 1 जाओ क्या 2 जाओ, ठीक है। एक बॉडी के अंतर्गत एक हृदय होता है, 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किसमें, बंद किसमें, और बाकी जो इनके एनेलिडा से ऊपर वाले पहले वाले थे ना बेटा, उसमें कोई होता ही नहीं। कई बार लिख दिया जाता है कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र है पाया जाता है, वहां पर पोरीफेरा के ऑप्शन देते हैं, तो उसमें तो होता ही नहीं, ठीक है ना। तो 4-5 तो ऊपर वाले तो छोड़ ही देना, बाकी इनके अंतर्गत है, इनमें खुला है और इनमें बंद है। आया समझ में, कोई दिक्कत है और कर लो। पहली बात है पोरीफेरा शब्द का प्रयोग करने वाला को। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, इस शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट ग्रांट ने। रॉबर्ट ग्रांट ने, इस शब्द को आपको बताए रहे, सिर्फ प्रयोग किसी और ने करते, ठीक है। रॉबर्ट ग्रांट ने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। अब एक चीज ध्यान देना, पोरीफेरा के जीव ना पृथ्वी के प्रथम बहुकोषीय जीव, पृथ्वी के प्रथम बहुकोषीय जीव, पृथ्वी के प्रथम बहुकोषीय जीव, बहुकोषीय जीव। अब ध्यान देना कि पोरीफेरा संघ में जो जीव आते हैं उनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, जीवों को स्पंज कहा जाता है, स्पंज कहा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इनके जीवों को सामान्यतः क्या कहा जाएगा, स्पंज, स्पंज कहा जाएगा। अब और मैं बता देता हूं मैं, इनके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका का अभाव होता है, तंत्रिका सेल का अभाव, नर्व सेल नहीं होती, नर्व सिस्टम नहीं होता। मतलब है इसको आप कहीं पर भी स्पर्श कर लेना, इनको कोई सूचना आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है वो नर्व सिस्टम के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, नर्व सिस्टम के द्वारा, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और इनमें तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं, तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, ठीक है। एक आपने पुनरावर्ती क्रिया का नाम सुना होगा, पुनरावर्ती क्या होती है,
बार बार सेल रिमेन ये वापस से एक प्रतिवर्ती क्रिया का नाम सुनो। प्रतिवर्ती भाई प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया दो प्रकार की है। या प्रतिवर्ती क्रिया एक तो या करें कि आपने स्पिनल कोड हुआ मेरुरज्जु, ठीक है, एक आप लोग ब्रेन है। अब बताओ तो संचालन कौन करे? मेन तो ब्रेन ही करे ना, आपने पूरा शरीर को संचालन। तो जब प्रतिवर्ती क्रिया हुआ है तो पी टाइम का मान है आप ब्रेन सूचना देसी में नहीं कि आपने स्पिनल कोड देसी। कब देंगे बताओ कब ब्रेन को? जैसे मान लो आप ये इसके ऊपर से कोई गर्म में चीज आप उठा करके नीचे रखें, तब यदि तब आपके मेरुरज्जु वापिस उसको सूचना दे देगा कि हाँ आप गिरा तो चाहे गिरे तो गिरे, गिरने दे, छोड़ दे। लेकिन यदि मस्तिष्क को सूचना जाती तो मस्तिष्क क्या कहता? मस्तिष्क कहेगा देख ये गिर गई ना तो सब्जी गिर सकती, या दूध नीचे उतारे वाला कि देख दूध गिर सकता है, तो मस्तिष्क वापिस दिमाग लगाया कि थोड़ा सा जल्दी से चल, लेकिन दूध भी नहीं गिरना चाहिए। इसलिए ऐसी चीजें होती हैं वो मस्तिष्क से नहीं, सीधा स्पिनल कोड ही सूचना देती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत है आपके कोई हथौड़ा मारा यहाँ पर पेड़ में, हाथों हाथ यहीं से सूचना वापिस से स्पिनल कोड से चली जाती है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना, मस्तिष्क के पास नहीं जाती। मस्तिष्क के पास उसी जाती है जिसमें शरीर को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। जब हमारे शरीर को कोई हानि होने की संभावना है कि उस चीज से, तो स्पिनल कोड के पास इतना पावर होता है कि वह बिना हेड की परमिशन लिए सीधा का सीधा निर्णय सुना सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट कैसे? ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, तंत्रिका सेल का तो इनमें क्या है? अभाव। अब एक चीज और बता देता हूँ, लेकिन इनमें आपके जो पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्ध भवन है की क्षमता। पुनरुद्ध भवन की क्षमता क्या होती है बेटा? यानी कहीं कोई चीज मान लो जैसे अंगुली करते हैं और वो वापिस निर्माण, ठीक है, वो क्या होता है? पुनरुद्ध भवन, पुनः उत्पन्न। इनके अलावा इनका शरीर कैसा होता है बेटा? इनका शरीर कैसा होता है? प्याले नुमा। इनका शरीर कैसा होता है? प्याले नुमा, ठीक है, कैसा होता है? प्याले नुमा होता है। और इनके शरीर पर असंख्य छिद्र होते हैं। देखो बेटा मैं इनको एक डायग्राम में बता देता हूँ इनकी। देखो इनके शरीर इस प्रकार का होता है, अब शरीर पर जगह जगह असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनको क्या कहा जाता है? ओस्टिया कहा जाता है। इनके छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? ओस्टिया। और शीर्ष भाग पर एक बड़ा छिद्र है, इनके हेड भाग पर एक बड़ा छिद्र होता है, इसे बोलते हैं ओस्टिकुलम। क्या बोलते हैं? ओस्टिकुलम। अब देखो बेटा ये जलीय जीव है, जल में रहता है, ठीक है। तो सबसे जब जीवों का विकास हो तो पहले जलीय जीव बने थे, तो इनमें जल में रहता है, तो जो ओस्टिया होती है उनसे इनके शरीर के अंतर्गत जो जल जाता है, जल एंटर करता है। यदि आपको पूछे कि स्पंज के शरीर में जल किस मार्ग से प्रवेश करता है? तो ओस्टिया से, और वापिस बाहर किस मार्ग से निकलता है? ओस्टिकुलम से निकलता है। ओस्टिकुलम से वापिस बाहर निकलता है। यानी जैसे मैं इसके एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, स्पोंजिला, यूप्लेटेला, ठीक है, ये इनके उदाहरण होते हैं। ठीक है, जैसे अभी स्पोंजिला है, इनको बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पंज। क्या कहा जाता है बेटा? फ्रेश वाटर है स्पंज। अरे फिल्टर पानी की मशीन घर पे लगाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ला करके पानी में डाल दो इसको, गंदा पानी इनके शरीर में जाएगा, ओस्टिया से, ओस्टिकुलम से शुद्ध होकर के बाहर निकलेगा, फिल्टर होकर के पानी को ये फिल्टर कर देता है। इसलिए आप ला करके पानी में डाल देना। हाँ मिल जाएगा, मेरे को दे देना ऑर्डर में ठीक है। बजट वाटर स्पंज के नाम से जाता है। एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा कि किस स्पंज को फ्रेश वाटर स्पंज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। इनके अलावा स्पोंजिला को क्या बोलते हैं बेटा?
इनको बोलते हैं बात स्पंज। क्या बोलते हैं? बात स्पंज। यानी वो मेल उतार बहु काम किया नावने जब शरीर पर रगड़ ले जब तो मेल हुए जो ओस्टिया अंदर जावे फिल्टर रे बाहर आ जाओ। ठीक है, नहाते समय त्वचा के ऊपर इनको रगड़ने के लिए काम मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या है? बात स्पंज है। ये भी ले आना, अच्छे काम आएगा। ठीक है, एक होता है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को क्या बोलते हैं? वीनस की फूलों की टोकरी। वीनस की फूलों की टोकरी, फूलों की टोकरी के नाम से। ठीक है, वीनस की फूलों की टोकरी। ठीक है, वीनस की फूलों की जो टोकरी है, जब जापान के अंतर्गत नवविवाहित दंपति जो जोड़ा होता है, जब किसी की नई नई शादी होती है, नई नई क्या जिस दिन शादी होती है, उसमें दुल्हा और दुल्हन को स्टेज के ऊपर उनके दोस्तों के द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट है। ठीक है, अपन यहाँ पर कोई और आप कोई गड़ी पेट ना ले जावे, कोई कुछ भी ले जावे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये क्या ले जाता है? ये यूप्लेक्टेला समुद्र में जाता है, एक जीव उठाया और ले जाकर गिर यूप्लेक्टेला। क्यों देता है? इसका देने का एक रीजन है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसमें दो कीट रहते हैं, एक है मेल और एक फीमेल कीट होते हैं, नर और मादा कीट होते हैं, और उनकी इतनी गहरी दोस्ती होती है कि वह आज जीवन एक साथ है। वह नर है वो अब मादा को छोड़ करके एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाता। तो वह ये चाहते हैं कि आपकी भी जो नई नई शादी हुई है तो आपका जोड़ा भी इन कीटों की तरह बना हुआ रहे। इनके लिए उनको ये वीनस की फूलों की टोकरी, किसको कहा जाता है? यूप्लेक्टेला, यानी उनको यूप्लेक्टेला दिया जाता है। क्या दिया जाता है? यूप्लेक्टेला दिया जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि जापान में नवविवाहित दंपति जोड़े को उपहार में दिया जाने वाला चीज कौन सा रहेगा? यूप्लेक्टेला रहेगा। और यूप्लेक्टेला को और किस नाम से जाना जाता है? वीनस की फूलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोबारा ध्यान देना बेटा, पोरीपेरा शब्द का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक है रॉबर्ट ग्रांट। इनके अलावा पृथ्वी के प्रथम बहुकोषीय जीव भी कौन से हैं? पोरीपेरा। इनके अलावा पोरीपेरा संघ के जीवों को किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या इनमें नर्वस सेल होती है? नहीं होती। पुनरुत्थ भवन की क्षमता होती है क्या? बिल्कुल होती है। इनका शरीर कैसा होता है? प्याले नुमा होता है। कैसा होता है? प्याले नुमा होता है। और इनके शरीर पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? ओस्टिया। शीर्ष भाग पर बड़ा छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? ओस्टिकुलम। ओस्टिया से क्या होता है? जल इंटर करता है, जल प्रवेश करता है। ठीक है, और ओस्टिकुलम से क्या होता है? जल एग्जिट निकास होता है, एग्जिट मार्क, जल बॉडी से बाहर आता है। ठीक है, ओस्टिकुलम से वापस से बाहर आता है। उदाहरण में स्पोंजिला। स्पोंजिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, पानी को शुद्ध करता है। स्पोंजिया बाथ स्पंज कहते हैं, नहाने में काम लिया जाता है। यूप्लेक्टेला वीनस की फूलों की टोकरी कहा जाता है। जापान में नवविवाहित दंपति जोड़े को उपहार में दिए जाने में काम में लिया जाता है। पोरीपेरा आया समझ में? इनके अलावा कोशिकीय स्तर किस प्रकार का होता है वगैरह वगैरह पहले अपने लिख ही लिए हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब के बारे में तो वह आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। समझ गए? आया समझ में? रॉबर्ट ग्रांट ने पृथ्वी के प्रथम बहुकोषीय जीव हैं, जीवों को स्पंज कहा जाता है। नर्वस सेल सेल होती है, पुनरुत्थान क्षमता होती है, शरीर प्यालेनुमा और ऐसे के छिद्र ओस्टिया, शीर्ष भाग ओस्टिकुलम में स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, स्पोंजिया ये प्रकार है। अब देखो बेटा अगला कौन सा है? सिलेंड्रेटा। कौन सा है? सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा देखो बेटा, सिलेंड्रेटा ना इसे निडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निडेरिया। ठीक है, सिलेंड्रेटा तो कहा ल्यूकर्ट, ल्यूकर्ट। तो ये कहा था हेसक, ये कहा था हेसक। ये ल्यूकर्ट ने तो सिलेंड्रेटा कहा और हेसक ने इसको निडेरिया कहा। अब ध्यान देना बेटा,
सिलेंड्रेटा के सभी सदस्य कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। सभी सदस्य इसके भी कैसे हैं? जलीय। अब देखो बेटा, इनमें दो चीज विशेष है आपके देखने लायक। एक तो क्या ध्यान देना इसमें कि सिलेंड्रेटा के अंतर्गत है सबसे पहले नर्व सेल का विकास। सबसे पहले नर्व सेल का विकास। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका का विकास। तंत्रिका सेल का विकास। तो सबसे पहले नर्व सेल का विकास किसमें हुआ था? सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा से पहले जो कोरिपेरा था उसमें नर्व सेल नहीं था। अब आप इनको पहचान कैसे करोगे? यानी सिलेंड्रेटा का ही सदस्य है या कोई और का सदस्य सन का है? तो इनके सदस्यों को पहचान करने की होती है कि इनके शरीर पर नीडोब्लास्ट सेल होती है। इनकी मुख्य विशेषता पहचानने की क्या है? मुख्य लक्षण इनका है नीडोब्लास्ट सेल। नीडोब्लास्ट सेल यानी इनको हिंदी में बोला जाता है दंश कोशिका। दंश कोशिका, इनके ऊपर दंश कोशिका होती है जो क्या करती है? शत्रुओं से सुरक्षा करती है और भोजन को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, दंश कोशिकाएं। जाउटुआ देखा हुआ है ना? जाउटुआ के ऊपर जो दंश कोशिकाएं लगी रहती है देसी होती है। ठीक है, जलीय जीव है कि नीडोब्लास्ट है और इनका काम क्या है? शत्रुओं से रक्षा हुए भोजन पकड़ना। वह भोजन पकड़ना, ये जल में रहने वाले जीव बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके उदाहरण बता देता हूँ मैं। इसके उदाहरण है हाइड्रा, वेलेला, ओरेलिया। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। इनको बोला जाता है जेलीफिश। क्या कहा जाता है? जेलीफिश। अब देखो बेटा कि निम्न में से मछली नहीं है। निम्न में से मछली नहीं, ऐसा प्रश्न आता है और वहाँ पे ऑप्शन में लिखता है जेलीफिश। आप सोचोगे हाँ ये तो मछली है, बल्कि ये मछली नहीं है। मछली कोर्डेटा में आती है। मछली कहाँ आती है? कोर्डेटा में आती है। नाम की मछली है सिर्फ। ठीक है, तो मछली ऐसा ही प्रश्न आएगा एग्जाम में। निम्न में से मछली नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर लिखेगा जेलीफिश और एक वहाँ पर लिख दे मान लो लेबियोरोइडा। आप लेबियोरोइडा तो कहाँ जा मछली हाँ तो मछली है, जेलीफिश मछली। ठीक है, एक होता है प्लेनेरिया। इन्हें बोलते हैं समुद्री पेन। ठीक है बेटा, तो ये इनके उदाहरण याद रखना। हाइड्रा है, वेलेला है, ओरेलिया है। ओरेलिया को जेलीफिश कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, याद रख लेना। और प्लेनेरिया है, इन्हें समुद्री पेन कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत इजी है। सिलेंड्रेटा या निडेरिया कह दो क्योंकि ल्यूकेट को ये नाम पसंद था, हेक्टर को ये नाम पसंद था। ठीक है, अपन को कौन सा पसंद है वो याद कर लेना। सभी सदस्य जलीय होते हैं और सबसे पहले नर्व सेल का विकास। सबसे पहले नर्व सेल का विकास हुआ। पुनरुद्भवन की क्षमता इसमें होती है और मुख्य लक्षण है नीडोब्लास्ट। देखो बेटा, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से संघ के सदस्यों में नीडोब्लास्ट सेल पाई जाती है। तो नीडोब्लास्ट सेल सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलेगी? इसी की मुख्य विशेषता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा कि सिलेंड्रेटा की मुख्य विशेषता है। तो मुख्य विशेषता क्या है? नीडोब्लास्ट। और उदाहरण में याद रख लेना हाइड्रा, वेलेला, ओरेलिया, प्लेनेरिया। ये है समझ में? करो नोट। अच्छा, ल्यूकेट ने तो कौन सा नाम रखा? एसन ने। ये कभी आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा। ठीक है, सभी सदस्य कैसे होते हैं? सबसे पहले नर्व सेल का विकास। नीडोब्लास्ट सेल का लक्षण किसमें देखने को मिलता है? दंश कोशिका या सिलेंड्रेटा एक बात। और जेलीफिश इसका दूसरा नाम है ओरेलिया। इसका उदाहरण है सिलेंड्रेटा। अगला कौन सा है? टिनोफोरा। देखो बेटा, टिनोफोरा का एक तो दूसरा
कोम्ब जेली कहा जाता है, कोम्ब जेली कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान देना, टिनोपोरा सबसे छोटा सा है कि नहीं है? सबसे छोटा। बड़ा कौन सा लिखा है था मैंने? तो सबसे छोटा सा। दूसरी बात है, इनके सभी सदस्य कैसे होते हैं? उभयलिंगी। उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? अपन एकलिंगी है या उभयलिंगी? अपन एकलिंगी है या उभयलिंगी? कितने बार दिख रहा है? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एम्स में एकलिंगी है। ठीक है, दोबारा आ गया ना। निषेध में इनमें कैसा होता है? बाह्य। कैसा होता है? बाह्य। उभयलिंगी का मतलब है कि नर जननेंगे और मादा जननेंगे एक ही बॉडी पर, वो होता है उभयलिंगी। और जिनके अलग अलग बॉडी पर, एक बॉडी पर नर जनन, एक पर मादा जनन, तो वो होता है एकलिंगी। तो बताइए कैसे अपने? एकलिंगी। ठीक है, निषेधन बाह्य होता है, बाहरी होता है, उभयलिंगी होते हैं। और इनके अलावा ध्यान देना टिनोपोरा की क्या विशेषता है? टिनोपोरा की विशेषता ये है कि इनके शरीर में चमक होती है। ये केवल गुण इसी में चमकता है, शरीर में चमक होती है। चमक होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे बायोलुमिनेसेंस है, बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। तो ये चमक का जो है ना, हिंदी में बोलते हैं देव संदीप। ठीक है, तो ये केवल और केवल किसमें देखने को मिलेगा? टिनोपोरा। इनके अलावा टिनोपोरा एक ऐसा जीव है जिसको कहीं पर भी काट लेना, हर बार दो समान भागों में बढ़ता है और ये सममिति होती है इसमें। इनके अलावा इनके शरीर पर 8 कोम्ब प्लेट होती है। मैं डायग्राम से बता देता हूँ यहाँ। देखो, इस प्रकार का शरीर होता है इनका और 8 इस प्रकार की कोम्ब प्लेटें लगी रहती है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 क्या होती है बेटा? कोम्ब प्लेट। ये क्या काम करती है बेटा? ये चलने में सहायक, चलने में सहायक। इनके अलावा एक जोड़ी में लेसोसेल्स होती है। लेसोसेल्स, एक जोड़ी लेसोसेल्स होती है और ये क्या काम करती है? भोजन को पकड़ने का, भोजन को पकड़ना। तो इनमें भोजन को पकड़ने के लिए एक जोड़ी क्या होती है? लेसोसेल्स होती है, एक जोड़ी। और एक कोम्ब प्लेट कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। जैसे कहीं पर भी काटो, हर बार दो समान भागों में जाएगा। ठीक है, आप ध्यान देना, इनके उदाहरण है टिनोप्लाना है, टिनोप्लाना है, प्लूरोब्रेंकिया है, प्लूरोब्रेंकिया है। इनके अलावा बिरोई है, बिरोई। बिरोई को क्या कहा जाता है बेटा? बिल्ली की तैरती हुई आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल्ली की तैरती हुई आंख, तैरती हुई आंख कहा जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, टिनोपोरा है। टिनोपोरा के अंतर्गत एक कोम्ब जेली भी कहा जा सकता है इसको। सबसे छोटा संघ है, सबसे कम जीव इसी में रखे गए हैं। इनके सभी जीव उभयलिंगी होते हैं, कोई सा भी ऐसा नहीं है जो एकलिंगी होगा। और इनमें हमेशा निषेचन बाह्य होता है। अपन में निषेचन बाह्य होता है, आंतरिक है। ठीक है, शरीर में चमक होती है जिसे क्या कहते हैं? बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। ठीक है, शरीर चमकता है। इनके अलावा इनके शरीर पर 8 कोम्ब प्लेट होती है जो चलने में सहायक होगी और एक जोड़ी लेसोसेल्स होगी जो भोजन को पकड़ने का कार्य करेगी। और इनके उदाहरण है टिनोप्लाना है, प्लूरोब्रेंकिया है, बिरोई है। बिरोई को बिल्ली की तैरती हुई आंख कहा जाता है। आया समझ में? करो नोट। लेती है इनको क्या कहा जाता है? चपटे कर्मियां जो ना धागे से, पतले पतले धागे समान इनकी संरचनाएं होती है बेटा। अब प्लेटियलमन की जना ये भी उभयलिंगी होते बेटा। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते।
लेकिन इनमें जो निषेचन होता है ना वह आंतरिक। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक। अब इनके अलावा ध्यान दे लेना, सबसे पहले सर्वप्रथम अन्यैच्छिक पेशियों का विकास। अन्यैच्छिक पेशियों का विकास, ठीक है बेटा। एक पेशी होती है ऐच्छिक है, एक होती है अनैच्छिक। क्या अंतर है दोनों में? एक तो जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा हाथ ये चल रहा है, ये मेरी इच्छा है, मेरी ऐच्छिक पेशी काम करिए। मेरी इच्छा हो गई हाथ को यहाँ रखने की, मैं यहाँ रखूँगा। मेरी इच्छा हो गई यहाँ ले जाने की, मैं यहाँ ले जाऊँगा, ठीक है। मेरी इच्छा हो गई वापस यहाँ लाने की, मैं ला सकता हूँ। लेकिन अनैच्छिक पेशियाँ क्या होती है? ठीक है ना, ठीक ना, मान लो आपके हृदय है, आपका पाचन तंत्र है, ठीक है। पाचन तंत्र में आपके मुख वातक जब भोजन होता है ना बुक्कल कैविटी में, तब तक आप चाहते हो जैसे 10 मिनट रोक लिया, कौन खा और बाद में अच्छे चले जाओ, बाद में वापिस भोजन हो गया, फिर आपको सिस्टम अपने आप ही चलता है। तो जो आपकी इच्छा के अधिकार में जो आपकी पेशियां काम करती है वो होता है ऐच्छिक पेशियां, और जो आपके अधिकार नहीं मानती वो होती है अनैच्छिक। तो पहले तो कोई पेशियां की बात ही नहीं हो रही थी, लेकिन अब बात हुई है। अब की बात अनैच्छिक पेशियां बनी, अब आगे जाकर के ऐच्छिक पेशियां भी आई। तो यहाँ पर देख लेना, सबसे पहले अनैच्छिक पेशियों का जो विकास है वो कौन से संघ में हुआ था? प्लेटी एलमंथी। अब प्लेटी एलमंथी संघ के जो सदस्य होते हैं उनकी मुख्य विशेषता या मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है या मुख्य विशेषता क्या है कि इनमें हुक एंड सुक पाए जाते हैं। हुक और सुक पाया जाता है, हुक व सुक। अब हुक और सुक क्या काम करते हैं? देखो, हुक और एक होता है सुक। अब हुक क्या करेगा? जैसे आपके शरीर पर चिपकेगा, एक हुक डाल लेगा। अब आपके शरीर पर फिर सुक क्या करेगा? आपका रक्त का शोषण करने लगेगा मां। अब आप उतारना चाहोगे तो उतरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हुक डाला हुआ है। तो हुक और सुक दोनों के कार्य याद रख लेना। हुक का काम तो क्या है? चिपकना। इनका काम तो क्या है? शरीर पर चिपकना। और इनका काम क्या है? चूसना। इनका काम है रक्त का शोषण करना, ठीक है। इनके अलावा एक चीज का ध्यान दे लेना, ये हमारे शरीर में या पशुओं के आंत वगैरह में या पित्त वाहिनी वगैरह में वहां पर भी रहते हैं। तो वहां पर हमारे जब आहार नाल में जब भोजन के साथ वगैरह में चले जाए तो हमारी आंत में जैसे रहता है, तो आंत में तो डाइजेशन होता है, तो हमारे पाचक एंजाइम इनका डाइजेशन कर देना चाहिए, लेकिन वहां पर इनका डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके शरीर पर एक क्यूटिकल का गहरा आवरण होता है जिसे टेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेग्यूमेंट। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है कि प्लेटी एलमंथी संघ के सदस्य का परजीवी परपोषी क्या पाचक एंजाइम उनका डाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? तो टेग्यूमेंट के कारण, वहां पे ऑप्शन में था टेग्यूमेंट के कारण, क्योंकि टेग्यूमेंट होता है तो उनका डाइजेशन नहीं होने लगता। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर इन शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, इसे क्या कहते हैं बेटा? टेग्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेग्यूमेंट। पूरे टेग्यूमेंट क्या करता है? परपोषी यानी जो इनको पोषण देगा, परपोषी के पाचक एंजाइमों से सुरक्षा, जो इनकी सुरक्षा करने का काम करता है। और इनके उदाहरण याद रखना बेटा, पीताकर्मी बोला जाता है फेसियोला हिपेटिका, जिन्हें पीताकर्मी के नाम से जानते हैं। पीते इसकी संरचना होती है। और ये क्या काम करता है बेटा? इसमें जो जनन है वो कहाँ पर होता है? निषेचन की मैथुन क्रिया कहाँ करता है? तो ये जो भेड़ की पित्तवाहिनी में करता है। भेड़ की जो लीवर से जो रस जाता है, पाचक रस जाता है, जो पित्त रस जाता है, वहां के अंतर्गत ये मैथुन क्रिया करता है। यदि आपको पूछते हैं कि पीताकर्मी मैथुन क्रिया कहाँ करता है, ये सेक्स कहाँ करता है, तो इनकी मैथुन क्रिया का स्थान कौन सा रहेगा? भेड़ की पित्तवाहिनी। ठीक है बेटा।
तो याद रखना प्लेटियल मंच को चपटे कर्मी भी कहा जाता है, उभयलिंगी होते हैं, निषेचने आंतरिक होता है। सबसे पहले अनैच्छिक पेशियों का विकास इन्हीं में हुआ था और इनका मुख्य लक्षण है कि इनमें हुक और सुख पाए जाते हैं। हुक एंड सुख पाए जाते हैं, ये इनकी मुख्य विशेषता रहेगी। इनके अलावा इनके शरीर पर क्यूटिकल का एक भाग होता है जिसे क्या कहते हैं, टेगुमेंट। और टेगुमेंट का काम होता है कि प्रकोष्ठ के जो पाचन रस एंजाइम होते हैं उनसे इनकी सुरक्षा करता है, ये आंत वगैरह में आराम से रह सकता है। और जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन टिप्सुला, हिपेटिका, जिनको पीता कर्मी भी कहा जाता है, और इनमें लेटू क्रिया कहाँ होती है, पेट की पित्तवाहिनी, कहाँ होती है, पेट की पित्तवाहिनी। आया समझ में, करो नोट। लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल रहेगा लेनेरिया में लिख देना एस सिमिटे पुनर्जन्म। ये कई बार पूछा जा सकता है कि एस सिमिटे पूछा गया है, वैसे पता नहीं है। एस सिमिटे पुनर्जन्म की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, पलेनेरिया में। और एक आप उदाहरण में लिख सकते हो आप टीनिया सोलियम में, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम है बेटा, ये आंत का परजीवी है, ये आंत में रहता है और ये कहाँ पर है, पेशियोला हिपेटिका, ये पित्तवाहिनी में, ये आंत का परजीवी है। बेटा लार्वा अवस्था जानते हो क्या आप, क्या होती है लार्वा अवस्था? हाँ, मेलिका में भी होता है। लार्वा अवस्था के बीच की जो पूरा एक शिशु अवस्था ले और एक वेस्ट एडल्ट अवस्था के बीच की जो स्टेज हुआ है, उपान बोले रहे लार्वा अवस्था, जी आपका वो टिकली वगैरह में जो लट वगैरह बने डीरे वगैरह, वे लार्वा अवस्था हुई। लट देखा ना फोटो, बाद में पंखा वाला हाँ, तो वो लार्वा अवस्था। तो इनमें 5 प्रकार की लार्वा अवस्था होती है पेशियोला हिपेटिका में। पेशियोला हिपेटिका में 5 लार्वा अवस्था होती है। मेरी सपना रहती कार में, मेरी सपना रहती कार में इसकी फिर होती है हाँ, मेरी सरकेरिया, सरकेरिया, रेडिया, मेटा सरकेरिया, ठीक है। इस प्रकार की ये आपके एक्सरसाइज में नहीं पूछना है, ठीक है। इतना याद याद कर लेना। और इनमें ध्यान देने वाली बात है कि टेगुमेंट वाला क्वेश्चन जरूर याद रख लेना, ये पूछा जाता है। और एक हुक और सुख वाला पूछा जा सकता है कि किसमें हुक और सुख का विकास है। सहरवादी कोष्ठीय सहरवादी मजबूत है उसका, ठीक है। तो सहरवादी बड़ा हाथी, सहरवादी मजबूत, सहरवादी कहते सहरवादी कोष्ठीय लिखा देता हूँ मैं। हाँ सहरवादी बड़ा अब ठीक है अब मेरे सहरवादी के मजबूत इंडिया आते कौन चला गया, सहरवादी के मजबूत रहते हैं, ये भी देना वाले जीरा सहरवादी के कोष, सहरवादी चेंबर वाला आपका चेंबर है 4 सहरवादी कोष ये होता है कॉकरोच। कॉकरोच का कितना कोष्ठी होता है, 13 कोष्ठी। और सहरवादी हृदय, सहरवादी के हृदय ये केंचुआ में बेटा और कितने होते हैं, 8। केंचुआ में 8 हृदय। इनके अलावा सहरवादी के हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन दर ये किसकी होती है बेटा, सुंदर की होती है। और कितनी होती है, 800 बार प्रति मिनट। और सबसे कम में हाथी की 20 से 25 बार होती है। और हमारी सामान्य कितनी होती है, 72 बार, ठीक है। नवजात शिशु की सबसे ज्यादा होती है 130 बार, वैसे बूढ़ी अवस्था में 145 बार होती है। शोषण तो नहीं देता थी। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तब आपके एडमिट कितनी रहती है, बड़ी अच्छी 100 करोड़ दिया है, ठीक है। ये